नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। दिल्ली में सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब नया दांव चला है। केजरीवाल आज से जनता की अदालत में जा रहे हैं और केजरीवाल की जनता की अदालत दिल्ली में जंतर मंतर पर लगने वाली है और यहां अब से थोड़ी देर बाद जंतर मंतर पर लोगों को अरविंद केजरीवाल संबोधित भी करेंगे। अब इस दौरान केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। केजरीवाल ने शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद कहा था कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। इस दौरान वो लोगों से कहेंगे कि अगर उन्हें केजरीवाल की ईमानदारी पर भरोसा है तो उन्हें दोबारा जिताएं। और केजरीवाल आज इसी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली की नई सीएम आतिशी समेत सभी मंत्री और आप के विधायक जंतर मंतर पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान केजरीवाल अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। तो मंच पर इस वक्त आप नजर आ सकते हैं मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी इस वक्त मंच पर हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं और उनके साथ पांचों वो मंत्री भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने शपथ लिया था, जिसमें सौरभ भारद्वाज भी है, इसके अलावा गोपाल राय भी है। अब केजरीवाल की जनता की अदालत को लेकर आप नेताओं में काफी उत्साह है। आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि केजरीवाल अब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं, अब वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता बताएगी कि केजरीवाल को आगे क्या करना है। संदीप पाठक ने केजरीवाल को लौह पुरुष करार दिया, यानी आयरन मैन। उन्होंने कहा कि बीजेपी दबाव में केजरीवाल को झुका नहीं सकती। सिंपल है कि केजरीवाल जी अब जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि भाई अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना। इस पूरी प्रक्रिया में आप अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल कौन है। दो बड़े प्रश्न थे। पहला कि जब वो जेल में थे तो क्यों त्यागपत्र नहीं दिया और जेल से बाहर आकर क्यों त्यागपत्र दिया। ये दोनों ही परिस्थितियों को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल कौन है। मैं आपको बड़े दो लाइन में ही आपको समझाता हूँ। जब वो जेल में थे तब उन पर बहुत दबाव था, चारों तरफ से दबाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा पार्टी तोड़ने का, सब कुछ करने का, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, जेल से ही सरकार चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि दबाव में आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ नहीं सकते। चट्टान है, पत्थर है अरविंद केजरीवाल, लौह पुरुष है अरविंद केजरीवाल, वो दबाव में कभी ऐसे टूटने वाला नहीं है। तो यहां पर आपने सुना कि उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल को लौह पुरुष बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी जहां पर गदगद है, वहीं पर कांग्रेस की ओर से भी बयान आ रहे हैं। अब कांग्रेस जबकि इंडी गठबंधन का मुख्य घटक दल है, उसके साथ आम आदमी पार्टी भी इसी घटक दल के इस पूरे अलायंस का हिस्सा है, इंडी गठबंधन का, लेकिन इसमें संदीप दीक्षित ने इसे स्पॉन्सर अदालत कह दिया है। संदीप दीक्षित कहते हैं कि ये टीवी इवेंट जैसा कोई मतलब नहीं है जिसमें जनता नहीं, आपके कार्यकर्ता आएंगे, जनता की जगह आपके कार्यकर्ता आएंगे और हाँ में हाँ मिलाएंगे। ये तो पुरानी सब स्पॉन्सर्ड अदालतें होती हैं। आम आदमी पार्टी के लोग आएंगे, बसों में भर के लोग आएंगे, पैसे दे के लोग आएंगे, उनसे जो कहा जाएगा वो कहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये टीवी इवेंट है, ठीक है। आप लोगों को और कुछ टाइम नहीं मिलता, यही दिखा दीजिएगा टीवी पे। देखो, केजरीवाल जी एक ही हालत में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अगर जनता ने चुना, वो बहुत बड़ा अगर है। लेकिन उसके अलावा अगर ये आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ इनको लपेटना लपूटना वो कर दे, तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। नहीं तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के। अब संदीप दीक्षित ने जो कहा है उस पर हम भास्कर से बात करेंगे, लेकिन बहरहाल सबसे पहले भास्कर, ये जनता की जो अदालत है, या क्या वाकई में जनता की अदालत है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड है, पैसे देकर लोग लाए जो हाँ में हाँ मिलाएंगे और टीवी इवेंट की तरह दिखाया जाएगा। देखिए अमित, संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं वो टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। अगर जंतर मंतर को पे आपको किसी को बुलाना है तो उसके लिए पैसे दे के बुलाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी का संगठन यहाँ पे दिल्ली में बहुत मजबूत है। अगर उनके वार्ड लेवल के कार्यकर्ता ही जंतर मंतर पहुंच जाएं तो उससे ही जंतर मंतर पे जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे वो फिट नहीं बैठता है। वो कह सकते हैं जब 29 तारीख को बुरारी में रैली होगी तो उसके लिए कह सकते हैं। और दूसरा उसका एक कारण ये है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये सारी तैयारी
तैयारी उसी दिशा में है। तो पार्टी में जो कोई भी ये चाहता है कि उनको टिकट मिले, वो अपने आप स्वतः पार्टी के एक कॉल पे आ रहा है। तो कम से कम आज के डेट में वो नहीं कहा जा सकता। जहां तक रही जनता की अदालत की बात, तो निश्चित रूप से जनता की अदालत का एक नैरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि समाज का एक वर्ग ये जरूर कहेगा कि आपको सिर्फ जमानत मिली है, अभी आप बरी नहीं हुए हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये होगा कि भाई अगर दिल्ली की जनता हमें मान रही कि मैं ईमानदार हूं, तब मैं पद पे बैठूंगा। और दूसरा एक फायदा इससे ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। काम का लेखा जोखा नहीं होगा, सिर्फ इस बिना पे उनको परखने की कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या नहीं है। और ये कैसे साबित होगा? तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो है वो बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन का एक स्ट्रैटेजी बना के दिल्ली वालों के घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और चुनाव से पहले ये मैसेज उनके दिमाग में फिट करने की कोशिश करेंगे। ये सारा इसलिए हो रहा है कि आपको तमाम फ्री सुविधाएं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा मिल रही है, इसको बंद करने की कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया था। ये सारा जो प्रयास है वो इस दिशा में है कि चुनाव से पहले नैरेटिव सेट कर दिया जाए। तो चुनाव से पहले नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अच्छा भास्कर, आपके पीछे मुझे मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं जो इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे। मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है। मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि यह आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं। अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं मैं। तो कभी आके तो यहां पर आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी यहां पहुंचेंगे। जब अरविंद केजरीवाल यहां पर आएंगे तब हम आपको सीधे लिए चलेंगे जंतर मंतर दिल्ली के। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नौशेरा में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधे सुनते हैं। कर दिखा है। मुझे बताओ नौशेरा वालों, आपके पास 5 लाख रुपए का कार्ड है, गोल्डन कार्ड है ना? मोदी जी के आने के पहले था, अब्दुल्ला साहब ने दिया था। अब आप समझ कर चलो, रैना को जिता दो, 5 लाख का कार्ड 10 लाख का होने वाला है। 5 किलो गरीबों को अनाज फारूक अब्दुल्ला साहब ने चावल दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था। ये बंद करा देंगे, हम इसको चालू करेंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? अब आप रैना को जिता दो, 6,000 का 10,000 हो जाएगा, ये मान कर चलो। भाइयों बहनों, हर घर में पानी, हर घर में बिजली, सुरक्षा, रोड, पुलियां, पुल, बिजली के खंभे और नए नए शिक्षा के उपक्रम, ये करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने जम्मू के अंदर 25,200 करोड़ से 3,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट चलाए और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर एम्स, IIM, नीप, IIT, यूनानी अस्पताल गंदरबल में बनाया। तो गृह मंत्री अमित शाह दूसरे फेज के चुनाव से पहले अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। और आपको बता दें दूसरे फेज में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वो भी चुनावी मैदान में, जिनके लिए वोट मांग रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह। बहरहाल तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। अब इस पूरे मामले पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों तक उपवास करेंगे।
और आज से उनका यह उपवास शुरू हो गया है। और अब से कुछ देर पहले वो गुंटूर जिले के निंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे और अपनी प्रायश्चित दीक्षा शुरू की है। पवन कल्याण पिछली जगनमोहन सरकार को लोगों की आस्था से हुए खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर प्रशासन का कहना है कि अब प्रसाद शुद्ध और पवित्र है। इसके सबके बीच राजनीतिक वार और पलटवार भी जारी है। दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद यह पूरा सियासी भूचाल खड़ा हुआ था। अब पवन कल्याण का कहना है कि वो तिरुपति विवाद के बाद से ही बहुत दुखी हैं, उनका मन बहुत आहत हुआ है और इसके लिए वो 11 दिन के उपवास के लिए निकले हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण तिरुपति लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने पर खुद को भी दोषी मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो मिलावट के बारे में पहले नहीं पता लगा पाए और उसके साथ ही उनका कहना है कि पिछली जगन सरकार में पाप हुआ और लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही थी, लेकिन मंदिर प्रशासन को इस बारे में पता नहीं लगा, जिसको देखकर लगता है कि मंदिर प्रबंधन पिछली सरकार से डरता था, इसलिए वो चुप भी रहा। यह कहना है पवन कल्याण का। अब पवन कल्याण उपवास पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी नजर आ रही है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि प्रसादम में पूरी तरह से अशुद्धता बरती जा रही है, इसके आगे भी जारी रखने का वो इंतजाम कर चुकी है। लड्डू जिस घी से बनाए जा रहे थे उसके सैंपल्स के 4 लैब रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से कहा गया है कि मंदिर प्रबंधन के पास अपनी लैब नहीं थी। घी सप्लायर एआर डेयरी फूड्स ने इसका फायदा उठाया और एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल के उस जगह पर जिसकी चर्चा आप पूरे देश में है। आप देखिए मेरे पीछे आपको ये नजर आएगा श्रीवारी लड्डू प्रसादम काउंटर है। ये काउंटर आप यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर लाइन में खड़े होकर इस लड्डू प्रसाद को यहाँ पर लेते हैं। आप देखिए अभी भी भीड़ है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस वजह से हम आपको अंदर तक लेकर नहीं जा सकते हैं अपने कैमरे को, लेकिन आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो लड्डू को लेने के लिए किस तरह से यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। आप देखिए किस तरह से ये मेकिंग जो है लड्डू की बनने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर लड्डू जो एक सीक्रेट जगह पर बनते हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी के लड्डू की रेसिपी को 300 सालों से लेकर अब तक सीक्रेट रखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर इस काउंटर में लड्डू बनने के बाद आते हैं और यहाँ से जो कैसे ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं उसको दिखाएंगे। देखिए आप यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ट्रक नज़र आएगा, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स है जिसकी सप्लाई यहाँ पर होती है। ऐसे ट्रक के जरिए यहाँ पर रोज़ ऐसे कह सकते हैं 20 ट्रक आते हैं जिनसे ऐसे सामान की यहाँ पर सप्लाई होती है, जिससे लड्डू का निर्माण होता है। और आप इस तरह से जो कंटेनर्स हैं उनकी मदद से यहाँ पर लड्डू जो है बनकर तैयार होते हैं। आप देखिए अगर थोड़ा सा हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि पास जाना हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया की श्रेणी में ये सारी जगह आती है, इसलिए हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो लड्डू बनकर तैयार होते हैं उसके बाद कैसे उनको एक कंटेनर की मदद से, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो क्वांटिटी है यहाँ पर लड्डू बनाने की वो कितनी ज़्यादा है। ऐसे कई कंटेनर आपको यहाँ पर दौड़ते हुए नज़र आएंगे जिसकी मदद से यहाँ पर जो है पूरा ये लड्डू बनाने का, उसको बाद में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर लड्डू काउंटर पर ले जाकर उसको वितरण करने का काम यहाँ पर होता है। रोज़ 3.5 लाख लड्डू यहाँ पर बनते हैं और ऐसे काउंटर्स पर जो है इनका वितरण का काम किया जाता है। देखिए आप जो भी बाहर यहाँ से भक्त लौटेंगे उनके हाथों में ही आपको कवर नज़र आएंगे जो लड्डू लेकर भक्त यहाँ से निकल रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि 1400 ईस्वी में ऐसे यहाँ के जो पुराण हैं, यहाँ के जो ग्रंथ हैं, उसमें पता चलता है कि 1400 ईस्वी में पहली बार भगवान बालाजी को लड्डू प्रसाद का भोग लगाया गया था, लेकिन वो लड्डू के आकार में नहीं था, वो सिर्फ मीठी बूंदी होती थी। और तिरुपति मंदिर में अब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और प्रसाद को लेकर फिर से उनका विश्वास जागा है। लेकर भक्तों में अभी भी उतनी श्रद्धा है। आप देखिए न सिर्फ टिकट पर जो एक लड्डू मिलता है, उसके अलावा भी बैग में अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए यहाँ पर लड्डू लेकर जाते हैं। आप देखिए किस तरह से हर जो श्रद्धालु यहाँ से निकलता है उसके बैग में तिरुपति बालाजी का ये प्रसिद्ध लड्डू मिलता ही है। आपने लड्डू प्रसाद का सेवन किया, कैसा लगा? तृप्त हुई? आपका मन तृप्त हुआ? मन बहुत तृप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा।
इसको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि लड्डू में मिलावट हुई है। आपको क्या लगता है, ये इससे भक्ति कम होती है, लोगों की भावना आहत होती है? नहीं, भक्ति नहीं कम होती, वो तो लोगों की श्रद्धा रहती है। वो प्रत्येक की, हर लोग की श्रद्धा रहती है कि वो हम बालाजी जाएंगे, वो बालाजी का प्रसाद लेंगे, पुण्य मिलेगा, इसके वजह से लोग ले लेते हैं। अब तिरुपति विवाद को लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू पिछली जगन सरकार को पूरे मामले के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो जगन मोहन रेड्डी सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और बेंगलुरु से श्रद्धा वालकर मर्डर केस जैसा ही एक मामला सामने आया है और यहां एक घर में 29 साल की महिला की 30 टुकड़ों में लाश मिली है। अब शव को काटकर फ्रिज के अंदर रखा गया था। पुलिस को आशंका है कि 4-5 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी बदबू आने के बाद लोगों ने शिकायत की तो पूरा मामला सामने आ गया। महिला का नाम महालक्ष्मी है, जो नेपाल की रहने वाली है। काफी समय से बेंगलुरु में वो रहती थी और बताया जा रहा है कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस अब पूरे मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। पुलिस की 8 स्पेशल टीमें मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात को अंजाम देने वालों की तलाश की जा रही है। किस बात को लेकर यह मर्डर किया गया अभी क्लियर नहीं हो पाया है और पुलिस महिला के साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ कर रही है। और बेंगलुरु में दिल्ली की श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा केस सामने आया। किराए के घर में रहने वाली 29 साल की महिला महालक्ष्मी की लाश मिली है। उसके शव के 30 टुकड़े किए गए, उसे फ्रिज में रखा गया। बेंगलुरु के महाबलेश्वरम इलाके की घटना है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि यह शव 4 से 5 दिन पुराना है और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अब पूरे सैंपल कलेक्ट करने के बाद इस पूरे मामले में हेल्प कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में 8 स्पेशल टीम भी बनाई गई है।